नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश पीएससी के द्वितीय पेपर के फर्स्ट पार्ट का 5वीं यूनिट का लोक प्रशासन को इसमें टैकल करेंगे। आज के लेक्चर में हम मूलभूत रूप से लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की परिभाषा क्या है, प्रशासन की परिभाषा क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है और फिर लोक प्रशासन का महत्व व लोक प्रशासन विकसित देशों में और विकासशील देशों में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। यह एक लंबा लेक्चर रहेगा, लेकिन आज इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सिलेबस का लगभग 20% पोर्शन को समाप्त करें और पूरे कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं अभी कि हम लोग किस पे आज काम करने वाले हैं। पहला, प्रशासन क्या है। प्रशासन क्या है, हम प्रशासन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर प्रशासन के दो रूप, लोक प्रशासन क्या होता है और निजी प्रशासन क्या होता है, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इन दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जब प्रशासन और लोक प्रशासन को हम समझ लेंगे, तब देखेंगे कि प्रशासन और प्रबंध के बीच क्या संबंध होता है, प्रशासन व प्रबंध के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। इसके बाद अगला लेक्चर हमारा इसी में रहेगा, हम प्रशासन व शासन के बीच के संबंध को देखेंगे व शासन के बीच के संबंध को देखेंगे, क्या होता है प्रशासन व शासन। इसके बाद हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र व लोक प्रशासन की प्रकृति के क्षेत्र व प्रकृति की चर्चा करेंगे और इसी में सबसे आखिरी में हम लोग लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा लेक्चर जो है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे और आपके 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनने की संभावना रहेगी। संभवतः जहां तक मेरा सोचना है, यहां से 11 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे 200 शब्दों के, आज के लेक्चर में अभी इसमें हमें कम दिख रहा है। अगर वो एक्सट्रीम में जाके क्वेश्चन बनाता है तो यहां से लोक प्रशासन के महत्व को लेकर के एक 11 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन प्रशासन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, प्रशासन व प्रबंध, प्रशासन व शासन, लोक प्रशासन का क्षेत्र, ये अलग क्वेश्चन रहेगा। लोक प्रशासन का क्षेत्र और लोक प्रशासन की प्रकृति, यहां से भी 50 शब्दों के लिए 1, 2, 3, मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे जो लोक प्रशासन के क्षेत्र व प्रकृति को लेकर आपसे पूछेंगे। तो आगे चलते हैं अपन और पहले समझते हैं कि प्रशासन क्या होता है। तो प्रशासन, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि कार्यों को संपन्न करवाना, कार्यों को संपन्न करवाना। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कार्यों को संपन्न करवाना ही प्रशासन है? तो फिर घर पे बड़े माता पिता या टीचर के द्वारा जो काम करवाया जाता है या किसी के द्वारा, तो क्या वो सब प्रशासन होता है? तो बिल्कुल यह एक अधूरी व्याख्या है, लेकिन एक लिटरल मीनिंग प्रशासन का मतलब होता है कार्यों को संपन्न करवाना। तो फिर सवाल उठता है कि प्रशासन क्या होता है? तो प्रशासन होने के लिए हमको कौन कौन से एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? एक तो सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए, सामूहिक उद्देश्य। दूसरा, इस सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन। तो संगठन में कौन काम कर रहा है? व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह।
और इस व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। एक समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इन चारों एलिमेंट्स को जो हमने लिखा है, इसको अगर हम एक माले में फिरो दें तो हमें प्रशासन की एक शानदार परिभाषा देखने को मिल जाएगी। किसी भी सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाने वाला समन्वित प्रयास प्रशासन कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिएगा, किसी भी सामूहिक उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सामूहिक। सामूहिक का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य की बात नहीं की जा रही। व्यक्तिगत उद्देश्य कैसा होगा? घर में कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे का बर्थडे मनाना है या घर में किसी की शादी हो रही है, उसके लिए जो काम किया जाएगा वह प्रशासन नहीं कहलाएगा। तो कैसा होगा? उद्देश्य हमारा सामूहिक होना चाहिए और संगठन में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो एफर्ट लगाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, वह एक समन्वित प्रयास होना चाहिए। समन्वित का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। समन्वय का तात्पर्य ये होता है कि कार्यों का दोहराव ना हो, कार्यों का दोहराव ना हो, और इसी कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी या उसके कर्तव्य का ज्ञान हो, तो इसको समन्वय कहते हैं। समन्वय का मतलब कार्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण बताता हूं। एक बार एक बच्चे को सुबह सुबह 4 बजे जाना था, ट्रेन पकड़ना था। बच्चे ने 3 बजे अलार्म लगा लिया। मम्मी को लगा कि बच्चा कहीं लेट ना हो जाए और मम्मा ने उस अलार्म को आधा घंटे पहले कर दिया। पिता आए, पिता को लगा कि कहीं बेटा लेट ना हो जाए और पिता ने भी अलार्म को आधा घंटा पहले कर दिया। अब परिणाम क्या हुआ? उस बच्चे की नींद खराब हुई और बच्चा समय से 1 घंटे पहले उठ गया और उसकी नींद की जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पर सबके द्वारा जो प्रयास किया गया, उस प्रयासों में कोई गलती नहीं थी, सबने उसके हित के लिए सोचा, लेकिन यहाँ पर प्रयासों में समन्वय का अभाव दिखता है और इसी समन्वय को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। या एक बहुत अच्छा सा और उदाहरण बताता हूं कि कोई हाईवे में मान लीजिए कोई चट्टान आके गिर गई, 10 लोग इसको हटाने के लिए आए, 5 लोग इधर से इसको हटा रहे हैं, 5 लोग इसको इधर से हटा रहे हैं, तो ये चट्टान वहीं की वहीं रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये काम तो ये भी कर रहे हैं, पांचों ही काम कर रहे हैं, 5 इधर से 5 इधर से, लेकिन इनके प्रयास में कहीं भी हमको समन्वय देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ध्यान हमको रखना है जब भी हम प्रशासन की परिभाषा पढ़ते हैं। मैंने इस 4 एलिमेंट को बनाया। संगठन और व्यक्तियों का समूह संगठन पे ही काम करता है। इन तीनों एलिमेंट्स को हमको अलग अलग याद रखना है और इन्हीं एलिमेंट्स को हमको एक माले में फिरो देना है, तो हमको प्रशासन की परिभाषा बन जाएगी। जिस तरह मैंने कहा है, किसी सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाने वाला समन्वित प्रयास प्रशासन कहलाता है। तो ये हमारा प्रशासन हो गया। हमने ऊपर पहली स्लाइड में लिखा था कि लोक प्रशासन क्या होता है और निजी प्रशासन क्या होता है। लोक और निजी प्रशासन में अंतर सिर्फ उद्देश्य को लेकर रहेगा। ध्यान रखिएगा, जब यह सामूहिक उद्देश्य जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये सामूहिक उद्देश्य हमारा सार्वजनिक हो जाए या सरकार द्वारा निर्धारित हो जाए और ऐसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो संगठन काम करेगा या जो व्यक्तियों का समूह काम करेगा, उसको हम लोक प्रशासन कहेंगे। रिपीट करता हूं, फिर से ध्यान रखिएगा। इसी सामूहिक उद्देश्य कैसा हो गया? सार्वजनिक, मतलब सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य या सार्वजनिक सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा
किया जाने वाला समन्वित प्रयास जो है हमारा लोक प्रशासन कहला जाता है। जैसे कि मैंने कहा, सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य, मतलब ही क्या होता है कि लोक प्रशासन का मतलब सरकार। लोक प्रशासन एक उस संस्था का नाम है जो राजनीतिक दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करती है, जो कि राजनीतिज्ञों के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसके क्रियान्वयन के लिए समर्पित संस्था होती है, उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। सवाल उठता है निजी प्रशासन क्या होता है? तो यहां पे फिर से देखिएगा कि जब यही सामूहिक उद्देश्य सार्वजनिक ना हो करके बल्कि निजी क्षेत्रों द्वारा निर्धारित हो, है ना, निजी क्षेत्रों द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रशासन काम करता है उसको हम लोग कहते हैं निजी प्रशासन। 3 चीजों के बारे में हमको अभी तक में नॉलेज मिल चुका है कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन we required these following 4 elements. The first is the collective objective, the second is the organization, the third is the group of person and the effort, और कैसा effort होना चाहिए, we required the coordinated effort। और जब इन्हीं चीजों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन हमको मिल जाती है। अगर ये जो हमारा कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, सो इन दैट कंडीशन जो है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी हमको, और हम कहते हैं कि सरकार के द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला समन्वित प्रयास होगा, वह क्या कहला जाएगा, हमारा लोक प्रशासन कहला जाएगा। और निजी प्रशासन क्या कहला जाएगा, निजी क्षेत्रों के द्वारा जो सामूहिक उद्देश्य का निर्धारण किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रशासन लगा हुआ है उसको हम निजी प्रशासन कहते हैं। तो ये हमारा प्रशासन, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन, तीनों की डेफिनेशन हम लोगों को यहां से मिल गई। सवाल उठता है कि प्रशासन व लोक प्रशासन या शासन व प्रबंध क्या एक अवधारणा है? हमको यहाँ पे 2 चीज समझना है कि शासन क्या होता है और प्रशासन क्या होता है। शासन क्या होता है और प्रशासन क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर है। और ध्यान रखिएगा, सरकार के, अगर मैं शासन को कहूं तो शासन जो है एक नीति निर्धारण करने वाली संस्था है, नीति निर्धारण करने वाली संस्था, और यह जो है नीति क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, नीति क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि शासन जो है ये निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसमें जनता के द्वारा निर्वाचित, और इसमें जो होते हैं क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नियुक्त किए गए लोग होते हैं, इसमें नियुक्त किए गए सदस्य होते हैं। तीसरा याद रखिएगा कि जो शासन होती है वह संविधान के तहत काम करती है, संविधान के दिशा निर्देश के तहत काम करती है, जबकि प्रशासन जो होता है हमारा वह राजनीति के दिशा निर्देश के अनुसार या राजनीति या शासन के नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है, शासन के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। चौथा याद रखिएगा, यह जो है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, और ये जो होते हैं, जो प्रशासन के लोग होते हैं, वह अपने राजनीतिक या शासन के प्रति जवाबदेह होते हैं, राजनीतिक हुक्मरानों या शासन के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। शासन व प्रशासन पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी एग्जीक्यूटर हैं, ये
इसके बीच में सबसे बड़ा अंतर पाया जाता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 नंबर के लिए आपसे मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे 50 शब्दों के लिए भी यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से लोक प्रशासन का जो इन्होंने सिलेबस रखा है, बहुत बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को हमको सिर्फ 30 नंबर के लिए पढ़ना है। तो हम जब लोक प्रशासन का अध्ययन जीएस के लिए कर रहे हैं, उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत डीप में जाके पढ़ाई नहीं करना है। हमें सिर्फ एक जनरल स्टडीज के बच्चे की जो नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, एक कॉमन आदमी के लिए जो नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, उसी के हिसाब से हमको अपने आंसर को लिखना है। तो शासन और प्रशासन के बारे में हमको ये जानकारी सब मिल गई। और इसमें एक 5वां अंतर हम चाहे तो और लिख सकते हैं कि जो इनका एक कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष के लिए सामान्यतः, कुछ देशों में 4 साल के लिए आते हैं। जबकि इनका जो कार्यकाल होता है वह कब तक होता है? इनके रिटायरमेंट के एज तक होता है। रिटायरमेंट आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। भारत की बात करें, अगर आप राज्य सरकार के हैं तो 62, केंद्र सरकार के हैं तो 65 वर्ष की उम्र तक आप अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये हमारा शासन व प्रशासन के बीच का अंतर हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपसे शासन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जनता के द्वारा निर्वाचित संस्था जो कि जिसका मुख्य काम नीति का निर्धारण करता है और संविधान की दिशा निर्देशों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। और ऐसे दायित्व का निर्वाह करते समय ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता के प्रति, क्योंकि ये जनता ने ही इनको चुना है और जनता के बिहाफ में ही ये शासन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना हमको। एक अगला छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं हम लोग। वो टॉपिक का नाम है हमारा प्रशासन व प्रबंध। प्रशासन व प्रबंध, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पहले मैं आपको बताता हूं, जब हम प्रशासन व प्रबंध के बीच का अंतर ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो हम प्रशासन के अंतर्गत शासन को भी शामिल कर लेंगे। 2-3 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि प्रबंध जो है प्रशासन का ही भाग है। दूसरी विचारधारा कहती है कि प्रशासन प्रबंध का भाग है। और तीसरी विचारधारा कहती है ये दोनों एक ही हैं, इनके बीच में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। प्रशासन व प्रबंध को लेकर के लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत 3 तरह की विचारधारा चलती है। पहली, प्रशासन बड़ा है, प्रबंध उसके अंतर्गत आता है। दूसरा, प्रबंध बड़ा है, प्रशासन उसके अंतर्गत आता है। और तीसरा, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि प्रबंध प्रशासन का एक भाग है, मतलब प्रशासन बड़ा है और प्रबंध जो है उसके अंतर्गत आता है। एक जनरल स्टडी के बच्चे को मुझे लगता है कि प्रशासन व प्रबंध के अंतर को समझते समय इतना दिमाग में रखना चाहिए, ये जो संस्था है प्रशासन, नीति निर्माण में सहयोग करती है। नीति निर्माण में सहयोग करती है किसको? शासन को। और नीति निर्माण में सहयोग करती है उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराती है, आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराती है। जबकि प्रबंध का काम क्या होता है कि कार्यों का संचालन कुशलतापूर्वक करना ताकि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग
सुनिश्चित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। एक तरह से क्रियान्वयन बॉडी के रूप में इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक तरह से हम इसकी क्रियान्वयन बॉडी को हम इसको लेके चल रहे हैं। प्रशासन व प्रबंध के बीच में क्या अंतर देखने को मिलता है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने प्रशासन की परिभाषा समझ डाली है, लोक प्रशासन की परिभाषा समझ डाली है, निजी प्रशासन की परिभाषा समझ ली है, प्रशासन व प्रबंध के बीच का अंतर और शासन व प्रशासन के बीच का अंतर हमने इसमें समझ लिया है। अब हम एक अगले चैप्टर की ओर चलते हैं जिसको कहते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? लोक, यहां पे जो क्षेत्र शब्द आया है वो ये कहता है कि आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं और इस 3 अंग में कौन कौन आता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। अब सवाल उठता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के किस किस अंगों को शामिल किया जाए, सरकार के किस किस अंगों के कार्यों को शामिल किया जाए। आपको पता है विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम विधि का क्रियान्वयन करना है और न्यायपालिका का काम न्याय प्रदान करना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे विचारक हुए जैसे कि विलोवी हो गए, निग्रो हो गए, एल.डी. वाइट हो गए। ये लोग कहते हैं कि सरकार के अंतर्गत किन किन कार्यों को शामिल करना है। तो कुछ थिंकर कहते हैं कि सरकार लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों को शामिल किया जाए, सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों को शामिल किया जाए। जबकि बहुत सारे विचारक ऐसे भी हुए जो कि कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत इन तीनों ही अंगों को शामिल किया जाए, इन तीनों ही अंगों को शामिल किया जाए। इसको लेकर के बहुत सारा विवाद रहा है लोक प्रशासन पर, हमको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम इस क्षेत्र को 2 रूपों में बांट दें, एक व्यापक क्षेत्र और एक संकुचित क्षेत्र। व्यापक और संकुचित, व्यापक और संकुचित क्षेत्र, 2 ही लोक प्रशासन के क्षेत्र आएंगे। व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत यह कहा जाता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के द्वारा संपादित कार्यों को शामिल किया जाता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विधायिका विधि का निर्माण करती है, तो इस विचारधारा के लोगों का कहना है कि विधायिका में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। इनको ना तो क्षेत्र का ज्ञान रहता है, ना ही इनके पास प्रशासन संबंधी अनुभव रहता है। ऐसे में जब उनके द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है तो प्रशासन द्वारा सक्रिय भूमिका निभाते हुए उनको आवश्यक तथ्य आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं और इस तरह से विधायिका के कार्यों में भी हमको प्रशासन की भागीदारी देखने को मिलती है। कार्यपालिका आपको पता ही है, विधि का क्रियान्वयन मुख्य कार्य है। शासन के द्वारा सिर्फ निर्णय लिए जाते हैं और इस नीति को एग्जीक्यूट करने का प्रमुख काम किसका होता है? प्रशासन का काम होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा चुनी हुई संस्था है जो सरकार में है, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, और प्रशासनिक कार्यपालिका जो है चुनी हुई नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह होगा इसमें, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। या तो यूपीएससी से आ रहे हैं आप, या एमपीपीएससी से आ रहे हैं, या एसएससी से आ रहे हैं, या व्यापम के थ्रू आ रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग रहेंगे। तो मुख्य रूप से जब हम कार्यपालिका यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारा प्रशासनिक कार्यपालिका को भी लेकर के एक कंसर्न बना हुआ है। थर्ड पहलू आता है कि न्यायपालिका को लेकर के, कि न्यायपालिका में कैसे प्रशासन आ सकता है। तो ध्यान रखना है, न्यायपालिका तो सिर्फ जजमेंट देती है
उस जजमेंट के पहले और उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए दोनों जगह हमको प्रशासन का हस्तक्षेप देखना। मान लीजिए कि न्यायपालिका ने कोई समन जारी किया तो उसको एग्जीक्यूट कौन करने जा रहा है? कार्यपालिका जा रही है। न्यायपालिका ने कोई जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कौन करवाने जा रहा है? तो कार्यपालिका जा रही है। इस तरह से हमको व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत लोक प्रशासन का जो व्यापक क्षेत्र आता है उसमें हम सरकार के तीनों अंगों को हम शामिल कर लेते हैं। और इस व्यापक अंग का देखो 3 नंबर में यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कुछ थिंकर का नाम बताइए जो कि लोक प्रशासन के व्यापक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक तो एल डी वाइट है, एल.डी. वाइट है, ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ दीजिएगा। और दूसरा विलोवी और तीसरा निग्रो। तो ये 2-3 लोगों का नाम याद रखिएगा, कभी भी एमपीपीएससी 3 नंबर में आपसे पूछ सकती है। मैंने कहा था कि थिंकर को याद करना, इनका नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है, जब 2-3 बार हम पढ़ेंगे तो हम इनसे बहुत फैमिलियर हो जाएंगे और ये हमारी रूटीन लैंग्वेज में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें कार्यपालिका वाले में कि सिर्फ संकुचित क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा संकुचित क्षेत्र का मतलब जब लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों को शामिल किया जाता है तो उसे हम संकुचित क्षेत्र कहते हैं। और इस संकुचित क्षेत्र का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, एक तो लूथर गुलिक थे और दूसरा जो था हर्बर्ट साइमन था। हर्बर्ट साइमन। इन 2 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। संकुचित के लिए इनके अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र जो होता है वह सिर्फ सरकार की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संबंधित कार्यों से होता है। तो ये हमारा क्षेत्र हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। लोक प्रशासन का क्षेत्र हम लोगों ने 2 क्षेत्रों में पढ़ा, लोक प्रशासन के क्षेत्र को, कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या क्या आता है। इसके बाद एक हम चाहे तो हम तीसरे क्षेत्र को भी ले सकते हैं, ये कहलाता है पोस्ट कॉर्ब क्षेत्र। पोस्ट कॉर्ब क्षेत्र क्या होता है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमने संकुचित, व्यापक और एक तीसरे क्षेत्र की ओर हम लोग चले जाते हैं, पोस्ट कॉर्ब। ये पोस्ट कॉर्ब और इसी से चौथा भी क्षेत्र निकल आएगा, उसको कहेंगे हम लोग नीति विषयक दृष्टिकोण। नीति मैं अभी बहुत क्लियर कर दूंगा आपके कॉन्सेप्ट को, क्या होता है नीति विषयक दृष्टिकोण, चौथा है ना। तो देखना पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण क्या कहता है, ये कहता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसको शामिल करवा रहे हैं ये लोग, लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ पोस्ट कॉर्ब के कार्यों को ये शामिल करें। अब पोस्ट कॉर्ब दिया किसने, तो एक तो 3 नंबर के लिए ये पकड़ के रखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। पोस्ट कॉर्ब ये 7 शब्दों का समूह है, सीओ को हम एक साथ लेंगे, बाकी सब की एक अपनी स्पेशल मीनिंग है, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है यहां तक विस्तारित है। तो पूछा गया क्या मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्लानिंग, पी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा का मतलब, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, स्टाफ की नियुक्ति। फिर कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एंड द नेक्स्ट वन इज द बजटिंग, बजटिंग। दीज वर द 7 प्रिंसिपल्स। कहा कि लोक प्रशासन का संबंध इन 7 क्षेत्रों से होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लान आउट तैयार करना, एक योजना बनाना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्लान को कौन पाएगा, अगर कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके लिए आपको एक संगठन बनाया जाएगा। और संगठन क्यों बनाते हैं, संगठन इसलिए बनाते हैं ताकि नियुक्ति की जा सके और कार्यों का बंटवारा किया जा सके। अब स्टाफिंग
कार्यों का बंटवारा, कार्यों का संपादन कौन करेगा? स्टाफ करेगा, इसलिए स्टाफ को लेके आते हैं। अब डायरेक्टिंग, एक डी छूट गया, ये दिस वन इज द डायरेक्टिंग। और इसके बाद इस स्टाफ को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्शन करने का भी काम किया जाएगा। फिर स्टाफ को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा, उनके कार्यों में दोहराव ना हो, उनके कार्यों में स्पीड आए, गति आए, इसके लिए उनके कार्यों के बीच में समन्वय को स्थापित किया जाता है। संगठन में रिपोर्टिंग सिस्टम अगर ना हो तो संगठन बिल्कुल प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करता है। कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्या समस्याएं आ रही, प्रतिवेदन के माध्यम से इसको जो है रिपोर्टिंग का काम किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज बजटिंग। बजटिंग का क्या मतलब होता है? बजटिंग का मतलब होता है वित्त की व्यवस्था करना। तो ये सातों पॉइंट को हमको ध्यान रखना है, और ये भी जो है हमारे लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम लोगों ने रखा हुआ है। तो दीज आर द 7 पॉइंट, जो कि हम जिसको कहते हैं पोस्ट कार्व दृष्टिकोण। अब पोस्ट कार्व दृष्टिकोण तो कह दिया, इसमें एक बड़ी कमी थी। पोस्ट कार्व दृष्टिकोण की आलोचना ये की जाती है कि ये कैंची जैसे कोई होती है, सीजर, तो पोस्ट कॉर्व जो है इसके एक फलक के बारे में चर्चा कर रहा है, दूसरे फलक के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, इसकी आलोचना ये की जाती है। और उसी से ये चौथा दृष्टिकोण निकला हमारा नीति विषयक दृष्टिकोण। अर्थात हमें लोक प्रशासन का संबंध पॉलिसी से भी होता है, और लोक प्रशासन जो है पॉलिसी बनाते समय और पॉलिसी एग्जीक्यूट करते समय बहुत ही नजदीक से इन दोनों कार्यों से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हमने 4 दृष्टिकोण को, 4 क्षेत्रों को लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत देखा है। पहला क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया संकुचित, फिर व्यापक, फिर पोस्ट कॉर्व, फिर पॉलिसी या पॉलिसी रिलेटेड व्यूज। ये दीज आर द 4 सेक्टर्स, है ना, जिसकी एक्टिविटीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन आज अगर आपको आखिरी कंक्लूजन लिखना हो अपने आंसर में, आप ये लिखिएगा कि लोक प्रशासन का व्यापक क्षेत्र ही लोक प्रशासन को सही ढंग से परिभाषित करता है। ठीक है, हम इन चारों दृष्टिकोणों को, हमको ये ध्यान रखना है कि ये दृष्टिकोण जो है चारों, ये हमको कैसे आंसर लिख के पूरा लेके आना है। अगर आप कहते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए, आप सीधे लिखोगे लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जो कि निम्न है। आप सीधा संकुचित, व्यापक, पोस्ट कार्व दृष्टिकोण और नीति विषयक दृष्टिकोण को चर्चा कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम लिमिट आपके पास 200 शब्दों की है, तो 200 शब्द को लिखने के लिए आपको हर दृष्टिकोण को पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो सब दृष्टिकोणों को बराबर बांट के चलिए कि शुरू वाले 3 दृष्टिकोण थोड़ा सा बड़ा लिखना है, पॉलिसी भी हम थोड़ा छोटा कर देंगे, और आखिरी में निष्कर्ष के लिए भी हमको 20 लाइन चाहिए। तो मतलब अगर मैं देखूं तो लोक प्रशासन का क्षेत्र की चर्चा करना है। जब लोक प्रशासन की क्षेत्र पूछ रहा है, प्लीज डोंट राइट द आंसर डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सीधे लिखिएगा लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित दृष्टिकोण आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड क्रमशः आप इसको डिफाइन कर दीजिए। संकुचित का मतलब क्या, और ये सरकार के 3 अंग जरूर बना दीजिएगा, उसमें सरकार के 3 अंग बना दीजिए, और उसमें बता दीजिए कि एक व्याख्या ऐसी है कि जो सिर्फ एक अंग को लेकर चलती है, और एक व्याख्या ऐसी है जो तीनों को लेकर चलती है। तो ये बता के आप चल दीजिए। फिर इसके बाद आप पोस्ट कार्व दृष्टिकोण और नीति विषयक दृष्टिकोण की चर्चा इसमें कर दीजिए, आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि हमने कहा था, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है। लोक प्रशासन की प्रकृति, अब देखो एग्जाम में जब जाते हो ना, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र और लोक प्रशासन की प्रकृति को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं यहाँ पर। लोक प्रशासन की प्रकृति का मतलब ये होता है कि संगठन होता है, संगठन में नीचे स्तर, इसको बोलते हैं पद सोपान, जो मैंने चित्र बनाया हुआ है इसको बोलते हैं पद सोपान। तो लोग, इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति हर स्तर पर काम कर रहा है। यहाँ पर एचओडी बैठा हुआ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, यहाँ पर उससे रिलेटेड ऑफिसर बैठे हुए हैं सब। तो
पूछा जाता है, कहा जाता है कि क्या लोक प्रशासन के अंतर्गत एक विभाग के चपरासी, बाबू या तृतीय ग्रेड अधिकारी, द्वितीय ग्रेड अधिकारी या फर्स्ट ग्रेड, किनके कार्यों को शामिल किया जाए? तो प्रकृत का मतलब क्या हो गया कि किसी भी संगठन में संगठन के किस किस स्तरों के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों को शामिल किया जाए, ये होता है नेचर। यहां पर दो दृष्टिकोण आते हैं। पहला दृष्टिकोण कहलाता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण कहलाता है एकीकृत दृष्टिकोण। जैसा आपको नाम दिख रहा होगा, प्रबंधकीय और एकीकृत दृष्टिकोण। इन दोनों दृष्टिकोणों का जैसा कि नाम क्लियर हो रहा है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये कहता है बच्चों कि संगठन के सिर्फ उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत लिया जाता है। प्रकृति क्या है? मतलब यह सिर्फ बड़े अधिकारियों के कार्यों को अपने अंतर्गत शामिल करता है, उच्च स्तर के अधिकारियों के कार्यों को शामिल करता है, ना कि निम्न स्तर के अधिकारियों के कार्यों को। तो इसमें क्या हो गया कि सिर्फ संगठन के उच्च स्तर के अधिकारियों के कार्यों को शामिल किया जा रहा है, जबकि एकीकृत दृष्टिकोण ये कहता है कि संगठन के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों को लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ा एकीकृत। क्यों? क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक के लोगों के कार्यों को लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत शामिल कर रहा है ना? तुम्हें लग रहा होगा अंतर क्या पड़ता है, जिसको जो शामिल करना कर लो ना भाई। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए है कि जब हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण को लोक प्रशासन की प्रकृति मानते हैं, तो ये माना जाता है कि एक संगठन में उच्च स्तर पर मान लो कोई ए नामक व्यक्ति बैठा काम कर रहा है और ये जो पदसोपान बना हुआ है वह शिक्षा विभाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए नामक व्यक्ति कल जो है खनिज विभाग का भी हेड बन सकता है, परसों स्वास्थ्य विभाग का भी हेड बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या कहता है कि प्रबंधन की कुछ गतिविधियां होती हैं, प्रबंधन के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और जो व्यक्ति इस नियम और सिद्धांत से परिचित हो जाता है वह इन नियमों को संगठन, किसी भी प्रकार के संगठन में से लागू कर सकता है। और ये दृष्टिकोण ये भी कहता है कि प्रत्येक संगठन के उच्च स्तर पर प्रबंधकीय गतिविधियां एक ही समान की होती हैं। जब एक समान की गतिविधियां हैं तो ये नामक व्यक्ति तो हर जगह काम कर लेगा जाकर के, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो भारत में जो अखिल भारतीय सेवा है, भारत में जो अखिल भारतीय सेवा है IAS, वह जो है इस प्रबंधकीय प्रकृति का समर्थन करती है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये माना जाता है कि IAS लोगों को मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी आती है, और इनको कभी आप देखते होंगे कभी GST डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है, कभी जिले के कलेक्टर बैठे हुए हैं, कभी शिक्षा विभाग में हेड बैठे हुए हैं, कभी नगर निगम कमिश्नर बन के बैठे हुए हैं। तो ये इसलिए बैठते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनके पास एक प्रबंधकीय तकनीक है, इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं ये, और ये प्रत्येक संगठन को प्रभावशाली ढंग से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रबंधकीय। एकीकृत दृष्टिकोण क्या कहता है? ऐसा संभव नहीं है। कहता है कि प्रत्येक संगठन के लिए एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, और जो उस ज्ञान को जानता है वही व्यक्ति उस संगठन को चला सकता है। अर्थात एकीकृत दृष्टिकोण जो है यह विशेषज्ञों का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? विशेषज्ञों का समर्थन करती है। जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो है सामान्यज्ञों का समर्थन करती है। आप अपनी परीक्षा में 50 शब्दों में लिखना हो तो आप इतने गहराई में मत जाइएगा, ये चित्र बना दीजिएगा और बता दीजिएगा कि एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी संगठन के निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों को लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि एकीकृत दृष्टिकोण जो है विशेषज्ञ सेवा का समर्थन करती है, जबकि ये क्या करती है? सामान्यज्ञ सेवा का समर्थन करती है, और इसके अंतर्गत सिर्फ संगठन के
उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों को शामिल किया जाता है। अलग अलग संगठन के लिए अलग अलग ये दोनों फॉर्मूले लागू होते हैं, दोनों ही प्रकृति अपने आप में सही है, लेकिन जो सबसे आने वाले समय में जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा, अगर आज हम अमेरिका की ओर चलें तो हम लोग सब देखेंगे कि वहां पर एकीकृत दृष्टिकोण की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में भी आप देखो जैसे जैसे हम डेवलप्ड और तकनीक ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, हम भी विशेषज्ञ सेवा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारा था पूरा आज का पहला लेक्चर, पहला सेशन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक और रह गया, खैर अभी लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन का महत्व सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यहाँ पर भी। तो ये हमारा लोक प्रशासन की प्रकृति भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लोक प्रशासन का महत्व, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मेन एग्जामिनेशन ऑफ एमपीपीएससी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली एट द प्रेजेंट एरा। आज के समय में लोक प्रशासन का क्या महत्व। एक क्वेश्चन और बना सकता है कि वर्तमान में लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसकी भी समीक्षा कीजिए। दो क्वेश्चन रहेगा, एक तो खड़ा खड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए, और एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिसके कारण से लोक प्रशासन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब सोचना है कि लोक प्रशासन का महत्व, मैंने कल एक शब्द यूज किया था आप लोगों से जब पिछले लेक्चर में, कि लोक प्रशासन व्यक्ति जब गर्भ में रहता है अपनी माँ के, तब से उसका सहयोग उसे प्राप्त होता है और उसके मृत्यु के बाद तक लोक प्रशासन का उसको साथ मिलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉर्म टू ग्रेव। इसका मतलब क्या हो बच्चे? इसका मतलब होता है गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से लेके कब्र तक, इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए तो दो फेमस स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि एक डोनहम नामक थिंकर हुए, क्या नाम है? डोनहम नामक थिंकर हुए। इन्होंने कहा था यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, असफल होती है, तो यह प्रशासन की असफलता होगी, तो यह प्रशासन की असफलता होगी, प्रशासन की असफलता होगी। ये बिल्कुल दिमाग में रखना, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह एक प्रशासन की असफलता होगी। इसके महत्व ये स्टेटमेंट ही दे देगा, इसी को आपसे पूछ लेगा इसको एक्सप्लेन करिए। ये स्टेटमेंट डोनहम के द्वारा दिया गया और ये स्टेटमेंट आपसे लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करवाने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपसे चाह रहा है कि आप लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं डोनहम, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह असफलता प्रशासन की होगी। ठीक है, अब ये देखना है कि महत्व क्या है ना? महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन का महत्व देखो, पहला विधि निर्माण व विधि क्रियान्वयन में, विधि निर्माण व विधि क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी करता है, सक्रिय भागीदारी करता है, सक्रिय भागीदारी करता है। दूसरा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, दूसरा हो गया कानून व्यवस्था बनाए रखने में। ठीक है, तीसरा, आर्थिक गतिविधियों का संपादन करता है, आर्थिक गतिविधियों का संपादन करता है, गतिविधियों का
संपादन करता है। कैसे करता है बच्चों? संपादन करता है जैसे कि लोक निगमों का संचालन, जैसे कि लोक निगमों का संचालन, लोक निगमों का संचालन। चौथा देखना, राजस्व प्रशासन के रूप में भूमिका देता है। राजस्व प्रशासन के रूप में सरकार के लिए, राजस्व प्रशासन के रूप में सरकार के लिए वित्त या धन का संग्रहण करता है, का संग्रहण करवाता है, संग्रहण करवाता है। अगला लिखना, ये चौथा हो गया हमारा। अगला लिखना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रूप में करता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रूप में करता है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करता है, के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला लिखना इसका महत्व आप, शिक्षा स्वास्थ्य आदि को उपलब्ध व विस्तारित कराने में विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। कराने में विशेष भूमिका, हाँ, ये हो गया पांचवा आपका। अगला लिखिएगा रोजगार सृजन व कुपोषण उन्मूलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है ना। अगला कौन से लिख रहे हो? रोजगार सृजन व कुपोषण निवारण आदि में सक्रिय भागीदारी सक्रिय कार्य करता है। रोजगार सृजन व कुपोषण निवारण में सक्रिय भागीदारी करता है। ठीक है, इसके बाद देखना और समझना और क्या काम करता है प्रशासन जो है। आधारभूत ढांचे का विकास करवाता है, देश में आधारभूत ढांचे का विकास करवाता है। अगला पॉइंट ले लो, आधारभूत ढांचे का निर्माण, आधारभूत ढांचे का विकास। अगला देखना आप लोग, इसके बाद आधारभूत ढांचे के विकास के बाद यह सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंजेस एंड सामाजिक न्याय अर्थात शोषण मुक्त समाज की स्थापना, शोषण मुक्त समाज की स्थापना करवाता है। स्थापना करने में प्रमुख भूमिका। अगला लिखना बच्चों, अगला लिखना प्राकृतिक आपदा व मानव जनित आपदा जैसे कि आतंकवाद, अलगाववाद
नक्सलवाद आदि से प्रभावशाली ढंग से निपटता है, से निपटना। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट आए हैं ये सब लोक प्रशासन के महत्व को बताते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी के लिए, जो बच्चे अभी मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये सब लोक प्रशासन का विकास के रूप में हमको सब पढ़ना है। देखिए जरा, सब आ गए, राजस्व के रूप में आ गया, आर्थिक गतिविधियों का संपादन करना है, रोजगार, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य। यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को, है ना, आदि को उपलब्ध और विस्तारित कराने में विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। सबसे बड़ी बात, विधि क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, आर्थिक गतिविधियों का संपादन जैसे कि लोक निगमों का संचालन, रोजगार सृजन, कुपोषण निवारण आदि में सक्रिय कार्य करता है। फिर राजस्व प्रशासन के रूप में ये, क्योंकि ये कहा जाता है कि वित्त ही सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। अगर किसी सरकार के पास धन ना हो तो यह सरकार कभी भी प्रभावशाली ढंग से नहीं चल सकती है। तो ये सब पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने लगभग बहुत सारी चीजों को सीख लिया। प्रशासन, फिर हमने देखा कि लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन की प्रकृति। इसके बाद हम लोगों ने लोक प्रशासन के महत्व के बारे में पढ़ाई, 2-3 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को भी समझा कि प्रशासन और शासन में क्या अंतर होता है, प्रशासन व प्रबंध में क्या अंतर होता है। अगले लेक्चर में हम लोग विकसित व विकासशील देश में लोक प्रशासन की क्या-क्या चुनौतियां सामना करना पड़ता है लोक प्रशासन को, और इन चुनौतियों के संदर्भ में लोक प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।